हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल बर्नॉल साइंस एंड दिस इज़ मी ज्ञानू मोदी। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज का टॉपिक। और आज का जो धमाकेदार टॉपिक है वह है इम्पल्स। तो आज हम लोग इम्पल्स का जादू देखेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सफ़र। तो इम्पल्स क्या है, सबसे पहले इसके डेफिनेशन को समझते हैं, है ना। तो डेफिनेशन एक बार क्लियर हो जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इम्पल्स दरअसल में जो है ना, यह इम्पैक्ट है किसका, लार्ज फोर्स का। जब कोई लार्ज फोर्स किसी चीज़ पे लगता है, उसका जो इम्पैक्ट होता है बहुत शॉर्ट टाइम के लिए। कोई लार्ज फोर्स अगर बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए लग रहा है, उसके कारण जो इम्पैक्ट पैदा होता है, और वह इम्पैक्ट क्या करता है, उसके कारण जो है ना एक मोमेंटम में बदलाव आ जाता है ना। तो इसी को कहा जाता है इम्पल्स। यही जो इम्पैक्ट है ना लार्ज फोर्स का, जो कि बहुत शॉर्ट टाइम के लिए लगता है, बहुत थोड़े से समय के लिए लगता है, तो ये प्रोड्यूस करता है मोमेंटम में बदलाव। यानी इसी के कारण मोमेंटम में बदलाव आ जाता है। जिस चीज़ पे ये इम्पैक्ट लग रहा है लार्ज फोर्स का, उसके मोमेंटम में बदलाव आ जाता है। इसी को कहा जाता है इम्पल्स। यही डेफिनेशन हुआ इम्पल्स का, ठीक है। तो जैसे एग्जाम्पल के लिए, जैसे फोर्स एक्सर्ट किया जा रहा है एक बॉल के द्वारा, एक बैट के द्वारा इस बॉल पे मान लीजिए फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं, तो ये क्या कर रहा है, ये बॉल के मोमेंटम को चेंज कर रहा है। ये बॉल आया, इसके साथ कांटेक्ट में आया बैट के साथ, कितने देर के लिए, बहुत ही शॉर्ट टाइम इंटरवल के लिए, है कि नहीं, बहुत थोड़े से समय के लिए। और ये टकराने के बाद जो है वापस हो गया। तो ये जितने देर कांटेक्ट में रहा, तो ये बैट ने क्या किया, तब तक में जो है इसकी वेलोसिटी को जो है चेंज कर दिया, है कि नहीं। इसकी वेलोसिटी को चेंज कर दिया, यानी इसका मोमेंटम भी बॉल का चेंज हो गया, है ना। तो ये क्या हुआ, तो ये इसका मतलब है कि ये बैट क्या लगा रहा है, इसके ऊपर, बॉल के ऊपर एक इम्पैक्ट लगा रहा है, और उसी इम्पैक्ट को हम लोग इम्पल्स बोलते हैं। और ये जो फोर्स लगा रहा है बैट इस बॉल पर ताकि इसके मोमेंटम को चेंज किया जा सके, इसे कहा जाता है इम्पल्सिव फोर्स। क्लियर हो गई बात समझ में आई। उसी तरह से यहाँ देखिए, ये हैमर जो है नेल के ऊपर मारा जा रहा है, इसमें भी क्या कर रहे हैं, एक इम्पल्सिव फोर्स लगा रहे हैं इस नेल के ऊपर हैमर की मदद से। तो ये हैमर क्या कर रहा है, इसके ऊपर इम्पल्सिव फोर्स लगा के इसके मोमेंटम को चेंज कर रहा है, इस नेल के मोमेंटम को चेंज कर रहा है। तो ये जो लग रहा है ना, ये स्ट्राइक जो इसके ऊपर लग रहा है, ये बहुत शॉर्ट टाइम इंटरवल के लिए दोनों कॉन्टैक्ट में आता है। ये हथौड़ा और ये कांटी बहुत थोड़े समय के लिए आता है, इतना छोटा समय कि आप उस टाइम इंटरवल को मेजर भी नहीं कर पाओगे। तो ऐसे केसेस में जो है ना, ये इम्पल्स जो है, इनको ऐसे फोर्सेस को जो कि बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए लगते हैं किसी ऑब्जेक्ट के मोमेंटम को बदलने के लिए, इन्हीं को इम्पल्स कहा जाता है। और ऐसे फोर्सेस इम्पल्सिव फोर्स कहलाते हैं, कि नहीं। तो ये फेनोमेना हो गई इम्पल्स की फेनोमेना। अब आता है इम्पल्स जो होता है ना, इसको ऐसे भी डिफाइन करते हैं। कैसे डिफाइन करते हैं कि यह दरअसल में प्रोडक्ट है किसका, फोर्स और टाइम इंटरवल का। यानी ये जो इम्पैक्ट का जो टाइम इंटरवल है, उसको जब हम लोग फोर्स के साथ गुना करेंगे, यानी F×T करेंगे ना, तो हमको क्या मिल जाएगा, हमको इम्पल्स मिल जाएगा, है ना। यानी हम लोग जब ऐसा करते हैं, यानी क्या करते हैं, फोर्स इंटू टाइम इंटरवल डेल्टा टी, जब ये हम लोग करेंगे ना, तो हमें क्या मिलेगा, हमें इम्पल्स यानी कि आई हासिल हो जाएगा। क्लियर हो गया। जहाँ टाइम इंटरवल क्या है, ये मान लीजिए हम dt कर दिए, तो ये बहुत छोटा टाइम इंटरवल है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आता है न्यूटन्स के सेकंड लॉ के अनुसार, या उसके अनुसार हम जानते हैं कि फोर्स क्या है। फोर्स दरअसल में टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है, पिछले वीडियो में हम बताए थे। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं फोर्स इंटू टाइम इंटरवल dt दैट इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम और dp, है ना, ये हम कह सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं चेंज इन मोमेंटम के बराबर का फोर्स इंटू टाइम इंटरवल, ठीक है। तो अब हम इसके बाद कह सकते हैं कि इम्पल्स का जो डेफिनेशन है, अभी हम लोग पढ़े हैं, इम्पल्स का डेफिनेशन क्या है कि फोर्स और टाइम इंटरवल ऑफ इम्पैक्ट, यानी इम्पैक्ट का जो टाइम इंटरवल होता है और जो फोर्स होता है, दोनों के बीच में जो प्रोडक्ट होता है, उसी यही प्रोडक्ट क्या है, यही प्रोडक्ट हमें इम्पल्स देता है कि नहीं। तो यही डेफिनेशन है इम्पल्स का, ये भी एक डेफिनेशन है। तो हम यहाँ इस हिसाब से कह सकते हैं कि फोर्स और टाइम इंटरवल का जो
प्रोडक्ट यहाँ हम देख रहे हैं तो ये क्या हो गया, ये इम्पल्स हो गया आई, है ना। इसको हम डेफिनेशन के हिसाब से आई कह सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, आई जो है वह क्या है, वह चेंज इन मोमेंटम है, यानी इम्पल्स क्या हुआ, वह चेंज इन मोमेंटम के बराबर होगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं एफ इंटू डी टी दैट इज इक्वल टू इम्पल्स। तो हम लोग यह भी कह सकते हैं कि इम्पल्स इज इक्वल टू एफ इंटू डी टी दैट इज इक्वल टू डी पी दैट इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, है कि नहीं। तो ये इस तरह से हमारा बन गया। तो हम फाइनली ये बात कह सकते हैं कि इम्पल्स इज इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम दैट इज इक्वल टू टोटल चेंज इन मोमेंटम। यानी इम्पल्स क्या है, यह दरअसल में एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये भी याद रखिएगा कि इम्पल्स क्या है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसको किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल आई से। क्लियर, आगे बढ़ जाए, बात समझ में आ रही है। कोई दिक्कत हो ना कमेंट जरूर लिखिए, प्लीज़ ड्रॉप योर कमेंट्स, मैं आपके प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूंगा। अब आया तो हम कह सकते हैं इम्पल्स इज इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम दैट इज इक्वल टू टोटल चेंज इन मोमेंटम, ये हम कह रहे हैं, है ना। तो इसको हम डिनोट कैसे करेंगे, कैपिटल आई से। ये हो गया इम्पल्स, ये क्या है, एक वेक्टर है ना। और ये क्या हो गया, ये फोर्स हो गया, ये भी एक वेक्टर है, ये टाइम इंटरवल हो गया। और ये क्या हुआ, ये हुआ चेंज इन मोमेंटम, ये भी एक वेक्टर है। क्लियर हो गई बात, समझ में आ रहा है। तो ये रिप्रेजेंटेशन है। तो जो डायरेक्शन इम्पल्स का होगा, ध्यान दीजिएगा, जो भी डायरेक्शन होगा इम्पल्स का, वो किस डायरेक्शन में होगा, वो इस फोर्स के डायरेक्शन में होगा। इम्पल्स का डायरेक्शन किधर होता है, फोर्स के डायरेक्शन में होता है। हम यह भी कह सकते हैं इम्पल्स का डायरेक्शन जो है मोमेंटम के चेंज के डायरेक्शन में भी होगा, है ना। दैट इज ऑल्सो डायरेक्शन ऑफ इम्पल्स इज ऑल्सो इक्वल टू डायरेक्शन ऑफ चेंज इन मोमेंटम, है ना, डेल्टा पी का डायरेक्शन। अब आता है यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ इम्पल्स। अब आता है कि ये जो इम्पल्स है इसका यूनिट क्या है और इसका जो है डायमेंशन क्या है। तो अभी हम लोग इसके यूनिट और डायमेंशन को हम लोग समझेंगे कि इसका यूनिट क्या है, डायमेंशन क्या है। तो ध्यान दीजिएगा, इम्पल्स बराबर होता है फोर्स इनटू टाइम। इम्पल्स होता है फोर्स इनटू टाइम, और यूनिट जो होता है इम्पल्स का वह क्या होगा, वह हम कह सकते हैं जो यूनिट फोर्स का होगा मल्टीप्लाई करें किसके साथ, टाइम के यूनिट के साथ। तो हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा यूनिट ऑफ इम्पल्स, है कि नहीं, जो कि होगा फोर्स का यूनिट हम लोग जानते हैं वह क्या होता है, वह न्यूटन होता है, जो कि दरअसल में किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और टाइम का यूनिट क्या है, वह एस है, यानी सेकेंड है। ठीक है, तो दोनों को जब कंबाइन किए तो क्या हो गया, ये इम्पल्स का यूनिट हो गया किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, या फिर इसे न्यूटन सेकेंड भी बोल सकते हैं। ये इम्पल्स का यूनिट हो गया। तो इम्पल्स का डायमेंशन क्या हो जाएगा, इम्पल्स का डायमेंशन हो जाएगा, ये केजी है तो ये हो गया एम पे पावर 1, ये मीटर यानी लेंथ है तो ये हो गया एल पे पावर 1, और टाइम क्या है, सेकेंड पे पावर -1 है तो टाइम पे भी पावर -1 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या निकल जाएगा, ये हमारा निकल जाएगा इम्पल्स का डायमेंशन। क्लियर हो गया, मज़ा आ रहा है, सीख रहे हैं मज़े में। अब आता है कि क्या प्रूफ है कि इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम जो है उसका प्रूफ क्या है। इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम किसको बोलते हैं, ये I इज इक्वल टू एफ इंटू डेल्टा टी दैट इज इक्वल टू डेल्टा पी। इसी को बोला जाता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। क्लियर हो गया। तो हम कह सकते हैं, हम लोग जानते हैं, अब देखिए कैसे प्रूव करेंगे इसको हम लोग अभी मैथमेटिकली। तो हम लोग जानते हैं कि फोर्स बराबर क्या होता है, वह होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। तो हम लोग यह भी जानते हैं कि एक्सेलरेशन क्या होता है, वह होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम इंटरवल, ये हम जानते हैं। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू ये हो गया एक्सेलरेशन, है ना। इतना सा जो पार्ट हो गया ये क्या हो गया, ये एक्सेलरेशन हो गया। क्लियर है। तो अब हम लोग कह सकते हैं, इसके बाद क्या कह सकते हैं कि फोर्स इंटू टाइम, ये जो टी है ना, ये उठा के इधर LHS में ले आए तो ये हो गया फोर्स इंटू टाइम, लेफ्ट हैंड साइड में ले आए तो इधर क्या बच गया, इधर का मास इंटू वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिलेगा फर्दर, ये मिलेगा फोर्स इंटू टाइम दैट इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी माइनस मास इंटू फाइनल वेलोसिटी माइनस मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी। क्लियर हो गई बात। तो ये क्या हो गया हमारा भाई, ये हम तो जानते हैं कि मोमेंटम क्या होता है, वह होता है मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट ही हुआ मोमेंटम। तो ये mv क्या हो गया, ये हो गया फाइनल मोमेंटम, है ना, यही mv क्या हो गया, ये हो गया फाइनल मोमेंटम। और m इंटू यू क्या हो गया, ये हो गया इनिशियल मोमेंटम, जिसको डिनोट करेंगे pi से, है ना।
तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। तो हम लोग आगे लिख सकते हैं दैट इज इक्वल टू डेल्टा पी, यानी फाइनल माइनस इनिशियल दैट इज चेंज इन मोमेंटम, है ना। तो फोर्स इनटू टाइम दैट इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, यानी और हम लोग जानते हैं कि इस बात को कि फोर्स इनटू टाइम बाय डेफिनेशन हम लोग जानते हैं कि फोर्स और टाइम का प्रोडक्ट क्या देता है, हमें इम्पल्स देता है। और यहाँ फोर्स और टाइम का प्रोडक्ट हमें क्या दे रहा है, चेंज इन मोमेंटम भी दे रहा है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि चेंज इन मोमेंटम किसके बराबर होगा, इम्पल्स के बराबर होगा। और इस प्रकार हम लोग जो है ये डिराइव कर लिए, है ना। चलिए अब आते हैं एक दूसरा तरीका जिसके ज़रिए ये डेरिवेशन कर सकते हैं, जिसमें इंटीग्रेशन का इस्तेमाल होगा। तो इसमें हम लोग जानते हैं, हम लोग क्या जानते हैं, न्यूटन सेकेंड लॉ के अनुसार, न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या कहता है कि फोर्स क्या है, वह मोमेंटम का टाइम रेट ऑफ चेंज है ना, कि मोमेंटम किस दर से बदल रहा है, यही फोर्स हो गया। यही मौलिक डेफिनेशन है न्यूटन का। तो न्यूटन ने ऐसा कहा था, तो हम लोग कह सकते हैं कि फोर्स इनटू dt, ये जो फोर्स और ये जो dt है दोनों का प्रोडक्ट जो है वह क्या होगा, वह चेंज इन मोमेंटम के बराबर होगा। तो हम dp बराबर यानी चेंज इन मोमेंटम बराबर फोर्स इनटू dt कर सकते हैं। अब दोनों साइड को हम इंटीग्रेट कर देंगे, LHS और RHS को। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या हुआ, dp हो गया, है ना। और ये क्या हो गया, ये हो गया लोअर लिमिट हो गया किसका, इस चेंज इन मोमेंटम का, यानी इनिशियल टाइम पे जो मोमेंटम का वैल्यू होगा वह होगा पी आई, और फाइनल टाइम पर जो मोमेंटम का वैल्यू होगा वह क्या होगा, पी एफ होगा, है ना। इसी यही दो अपर और लोअर लिमिट बना रहा है। इधर जो है हम क्या देख रहे हैं, फोर्स इनटू टाइम, यहाँ टाइम का लिमिट लगा दिया गया, लोअर लिमिट 0, यानी जब टाइम 0 है तो उस समय मोमेंटम पी आई है, और जब टाइम t बीत चुका तो उस समय मोमेंटम pf है ना। इधर pf का अपर लिमिट, इधर टाइम का अपर लिमिट, इधर pf का लोअर लिमिट, इधर टाइम का लोअर लिमिट। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो हम लोग को क्या ये मिलेगा, तो हमें ये इक्वेशन हासिल हो गया। तो हम इस इक्वेशन में ऐसे भी कर सकते हैं, dp के बगल में यहाँ पर p नॉट p पे पावर 0 इंट्रोड्यूस कर देंगे। एक बात ध्यान में रखिए, अगर आपको इंटीग्रेशन नहीं आता है तो अभी तुरंत इस वीडियो को बंद कीजिए, मेरा इंटीग्रेशन वाला वीडियो देखिए जा करके, मैं आपको लिंक दे दूंगा, जिससे कि आप इंटीग्रेशन समझ करके ही तब आप इसमें आगे बढ़िए, नहीं तो आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। ठीक है, चलो तो मैं उम्मीद करता हूँ आप इंटीग्रेशन समझते हैं, जानते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। अब आगे क्या है भाई, तो यहाँ फोर्स मान लीजिए कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट है तो बाहर निकाल दिए इसको हम, है ना। तो ये बाहर निकाल दिया अब हम, तो और ये टी पे पावर 0 लगा दिए। मान लिए अभी फोर्स कांस्टेंट है, टी पे पावर 0 है, और ये dt है बगल में। तो अब जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये वाला रूप ले लेगा, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये वाला रूप ले लेगा। ये इंटीग्रेशन का कमाल है, इंटीग्रेशन में इसी तरह से होता है ना। चूंकि यहाँ p पे पावर 0 है तो पावर 0 में क्या ऐड कर दिए, +1 ऐड कर दिए हम, और यही 0 + 1 जो है नीचे भी उतर जाएगा। अपर लिमिट लग जाएगा यहाँ मोमेंटम का, यहाँ लोअर लिमिट लग जाएगा मोमेंटम का। कांस्टेंट है ये f, तो ये f भी उतर जाएगा, ना। क्लियर हो गया। और t पे पावर 0 + 1 कर देंगे, नीचे भी 0 + 1 लग जाएगा, ये इधर लग जाएगा अपर लिमिट और इधर लग जाएगा लोअर लिमिट। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आता है, इसको जब सॉल्व करेंगे हम लोग तो फर्दर हमको क्या मिलेगा, फर्दर हमको ये हासिल होगा, ये हासिल होगा। कैसे, आप देख लो यहाँ p पे पावर 1/1 तो ये हो गया p, और इधर क्या है t पे पावर 1/1 तो ये हो गया t, है ना। अपर लिमिट 3, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट pf, लोअर लिमिट pi। फिर फर्दर इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, यहाँ p के जगह एक बार pf आ जाएगा, और माइनस फिर p के जगह यहाँ pi आ जाएगा। ये इस तरह से हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऐसे ही सॉल्व होता है। ठीक है, तो और यहाँ क्या हो जाएगा, t - 0 हो जाएगा। ये हो गया अपर लिमिट t का, ये हो गया लोअर लिमिट, है ना। तो ये f × t, यानी अब हमको फाइनली क्या मिलेगा आंसर, तो फाइनल आंसर जो होगा वह यह हो जाएगा pf - pi दैट इज इक्वल टू f × t दैट इज इक्वल टू डेल्टा p, क्योंकि फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम यही तो वह चेंज इन मोमेंटम, f × डेल्टा t। और ये किसके बराबर हो गया, ये इम्पल्स के बराबर होगा। और इस प्रकार हम लोग ये सेकेंड मेथड जिसमें इंटीग्रेशन को अप्लाई करके ये हम लोग डिराइव कर लिए। अब आता है इम्पल्स का कैलकुलेशन ग्राफिकल मेथड के जरिए। अब हम लोग सीखेंगे कि किस प्रकार ग्राफिकल मेथड के जरिए जो है इम्पल्स को कैलकुलेट किया जाता है ना। तो अब ग्राफिकल मेथड के जरिए हम लोग सीखेंगे इम्पल्स कैलकुलेशन। तो हम लोग जैसे मान लीजिए कि कोई कांस्टेंट फोर्स लग रहा है
ये क्या बता रहा है, ये कांस्टेंट फोर्स F बता रहा है, ये कर्व बता रहा है कि कितना फोर्स लग रहा है, एक कांस्टेंट फोर्स F लग रहा है। ये ग्राफ बता रहा है, ये ग्राफ किसके किसके बीच है, फोर्स और ये टाइम के बीच में ग्राफ है ना। तो ये दोनों ग्राफ क्या हुआ, FT ग्राफ हो गया। ये दोनों पैरामीटर बता रहा है कि ये FT ग्राफ है, यानी फोर्स टाइम ग्राफ है। यहाँ फोर्स क्या है, कांस्टेंट फोर्स है। तो कांस्टेंट फोर्स इस बॉडी पे एक्ट कर रहा है, किसी बॉडी पे एक्ट कर रहा है। तो ये दर्शा रहा है, ये जो येलो कलर का एरो है ये दर्शा रहा है AB वेक्टर, यानी कि ये जो है सॉरी ये दर्शा रहा है आपको कर्व दर्शा रहा है, सॉरी आई मेड अ मिस्टेक, सॉरी फॉर दैट। ये AB क्या हुआ, कर्व हुआ, किसका कर्व हुआ, इस FT ग्राफ का कर्व हुआ, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पर ये येलो कलर का जो एरो है ये बता रहा है कि इस समय जो फोर्स की वैल्यू है ना वो F है ना। जब T1 टाइम है तो फोर्स की वैल्यू F है, और जब TF टाइम है तो फोर्स की वैल्यू तब भी क्या F ही है। और बीच में किसी भी इंस्टेंट पर ले तो F ही वैल्यू आएगा, क्योंकि ये लाइन इस टाइम एक्सिस के पैरेलल है, हॉरिजॉन्टल है ये। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये फोर्स कांस्टेंट फोर्स को दर्शा रहा है ना। टाइम बीत रहा है, टाइम बढ़ रहा है, लेकिन फोर्स कांस्टेंट है। तो ये कांस्टेंट फोर्स का केस है। FT ग्राफ जो है इसमें कर्व हॉरिजॉन्टल होगा और पैरेलल होगा टू टाइम एक्सिस। तो अब हम कह सकते हैं ये जो AB कर्व है इस FT ग्राफ का, ये AB कर्व के नीचे जो एरिया होगा, इसके नीचे जो ये एरिया होगा, ये जो पर्पल कलर का जो आप एरिया देख रहे हैं, ये एरिया हमें जो निकालेंगे तो ये एरिया क्या है, ये ABCD एक रेक्टेंगल है ना। तो इस कर्व के नीचे ये कौन सा ग्राफ है, FT ग्राफ का AB कर्व के नीचे का ये एरिया हुआ कौन, ABCD। ये जो ABCD हुआ इस AB कर्व के नीचे है ये एरिया, और AB कर्व किसका कर्व है, ये FT ग्राफ का कर्व है। तो इससे हमको क्या हासिल होगा इस एरिया से, इस एरिया ये जो एरिया ABCD है इस ये दैट इज इक्वल टू BC इंटू AB। ये जो एरिया है कैसे निकलेगा, इसके फार्मूला को अगर हम निकालना चाहें, सॉरी, तो इसके फार्मूला को अगर हम निकालना चाहें तो ये कैसे निकलेगा, तो इसको समझने के लिए सॉरी हाँ, तो ये अगर हम निकालना चाहें, ये जो अभी हमको ABCD जो हमको मिल रहा है ये रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या हो जाएगा हमारा, रेक्टेंगल का एरिया हो जाएगा हमारा BC इंटू AB, है ना। रेक्टेंगल का एक साइड है AB, दूसरा साइड है BC, तो हम कर सकते हैं BC इंटू AB। ये करेंगे तो ये रेक्टेंगल ABCD का पूरा एरिया निकल जाएगा। तो ये जो ABCD का एरिया ये क्या हो गया, फोर्स इंटू TF माइनस TI, यानी फोर्स हो गया, ये हो गया कांस्टेंट फोर्स F जो लग रहा है यहाँ, ये हो गया कांस्टेंट फोर्स इंटू TF माइनस TI, यानी ये क्या हो गया, टाइम इंटरवल। ये TF माइनस TI क्या हो गया, टाइम इंटरवल हो गया, यानी AB हो गया, यही हो गया AB। और ये F क्या हो गया, ये BC हो गया। तो हम इसके जगह BC की जगह F लिख दिए और AB के जगह क्या लिख दिए, TF माइनस TI, है ना। तो देखिए पॉइंट A कॉरस्पॉन्ड कर रहा है TI टाइम को और पॉइंट B कॉरस्पॉन्ड कर रहा है TF टाइम को। क्लियर हो गई बात। तो अब आता है एरिया जो ABCD का वह क्या होगा, F इंटू डेल्टा टी। ABCD रेक्टेंगल का एरिया क्या हो गया, तब हम कह सकते हैं F इंटू डेल्टा टी कह सकते हैं। और F इंटू डेल्टा टी क्या होता है, ये तो इम्पल्स होता है। ये क्या होता है, F इंटू डेल्टा टी, ये इम्पल्स होता है। हम लोग इम्पल्स का डेफिनेशन शुरू में ही पढ़े थे कि फोर्स और टाइम इंटरवल का जो प्रोडक्ट होगा उसी को इम्पल्स कहेंगे। और यहाँ एरिया क्या निकल रहा है, वही तो निकल रहा है F इंटू डेल्टा टी। इसका मतलब क्या है, ये जो इम्पल्स होता है ये किसके बराबर होता है, यह होता है फोर्स टाइम ग्राफ का जो कर्व होगा उसके नीचे जितना एरिया होगा उसके बराबर होगा इम्पल्स। तो यही ग्राफिकल मेथड है, यानी FT ग्राफ का एरिया निकाल कर लिए समझ लो आप इम्पल्स निकाल लिए, है कि नहीं। तो यही कंसेप्ट है। इस प्रकार हम जो है FT ग्राफ का इस्तेमाल करके ग्राफिकल मेथड से जो है इम्पल्स को निकाल सकते हैं। तो ये प्रूव कर दिया कि एरिया अंडर द कर्व ऑफ FT ग्राफ वो क्या हमें देगा, हमेशा इम्पल्स का वैल्यू देगा। क्या देगा, हमेशा हमें इम्पल्स का वैल्यू देगा। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गया। अब आता है जब वेरिएबल फोर्स लगता है, जब किसी बॉडी पर जो फोर्स लग रहा है वो वेरिएबल। अभी हम लोग देखे थे कांस्टेंट फोर्स का केस देखे थे, अब हम लोग देखेंगे वेरिएबल फोर्स का केस। तो इसमें जो एरिया होगा ABC कर्व के तहत, ये जो आप कर्व देख रहे हो ना, ये
ये ABC कर्व है। तो ये क्या दर्शा रहा है, ये दर्शा रहा है कि ये फोर्स वेरिएबल फोर्स का केस दर्शा रहा है ना, ये कर्व वेरिएबल फोर्स का केस दर्शा रहा है। तो ऐसे केस में जब फोर्स कांस्टेंट नहीं हो, वेरिएबल हो, तब इम्पल्स जो है ना हमेशा कैसे निकलता है, उस वेरिएबल फोर्स को मल्टीप्लाई करेंगे dt टाइम इंटरवल से, और पूरे को, ये पूरा F इंटू डी टी क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। तो हमको क्या निकल जाएगा, ये इम्पल्स निकल जाएगा, वेरिएबल फोर्स का केस वाला इम्पल्स जो है वो इस प्रकार निकल जाएगा। तो अगर हम इतना इंटीग्रेशन करने से भला है, अगर हमको FT ग्राफ दे दिया है ना, तो फटाक से इस ग्राफ का एरिया निकाल लीजिए। ये येलो पोर्शन जो है ना इस ABC कर्व के नीचे, इसी से हमको क्या निकल जाएगा, जितना ये एरिया होगा यानी हमको वही देगा, इम्पल्स देगा। यानी ये जो ग्राफ है ना, इसमें जो है ना वेरिएबल फोर्स के द्वारा कितना इम्पल्स लग रहा है बॉडी पर, वो इस ग्राफ का ये येलो रीजन वाला जो एरिया है जो इस कर्व के नीचे है, उससे हमको क्या मिल जाएगा, इम्पल्स मिल जाएगा। ठीक है, तो कैसा लगा, मज़ा आया? तो ये बहुत इंटरेस्टिंग था, बहुत कुछ सीखे होंगे आप लोग, समझ में आएगा आज के वीडियो में। ठीक है, तो बस यही कहेंगे, एकमात्र यूनिक चैनल है ये जो कि पूरा ग्राफिक्स और एनिमेशन बना करके मैं बच्चों को समझाता हूँ और पढ़ाता हूँ। आपको ये ऐसा यूनिक चैनल जो कि पूरी तरह से डेडिकेटेड है क्लास 11th और 12th को फुल फ्लेज्ड एनिमेटेड फॉर्म में, जिससे कि बच्चे को क्लैरिटी मिले, उसको हर एक चीज़ क्लियर हो। और कहीं एक भी चैनल आपको नहीं मिलेगा, आप बड़े से बड़ा चैनल जाओ, आपको कहीं भी जो है इस तरह से एनिमेटेड फॉर्म में कहीं भी नहीं पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको मेरा ये चैनल, आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। और अगर अच्छा लगा तो कुछ लगना तो है नहीं, तो हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल बर्नॉल्ड साइंस को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आपको वीडियो अच्छा लगा या ख़राब लगा, जो भी लगा, आप कमेंट ज़रूर लिखिए, है ना। आपके क्रिटिसिज्म को भी मैं स्वीकार करूँगा और उससे मैं और बेहतर इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो अपनी वीडियो की क्वालिटी को और बेटर बनाऊंगा। ठीक है, ऐसे भी मेरा प्रयास हमेशा जारी रहता है। तो तब तक के लिए खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मैं ज्ञानू मोदी और सबसे इजाज़त चाहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।